हेलो एवरीवन। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देख चुका है कि किस प्रकार से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का निर्माण होना है ना, कैसे वह बोलना चाहिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी। और एक बार मैं इसे फिर से रिवाइज कर देती हूँ पूरा, किस प्रकार एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है ना, एलिमेंट्स को हम किस प्रकार से हम पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं और कैसी ये टेबल बनी है ना। तो हमने क्या देखा था कि हमारे टोटल कितने 94 एलिमेंट्स जो है हमारे नेचर में पूरे मतलब बोलना चाहिए ज्ञात हैं, और कुछ क्या बोलना चाहिए सिंथेटिक भी हैं, है ना। तो ऐसे पूरे 118 है ना, 118 एलिमेंट हैं शायद। देख लेते हैं एक बार टोटल कितने एलिमेंट हैं। हाँ, टोटल हैं अपने 118, ठीक है। तो ऐसे पूरे 118 एलिमेंट्स थे। फिर क्या हुआ कि कुछ साइंटिस्ट आए और उन्होंने पूरे टोटल जो जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें एक प्रकार से सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी पता करने के लिए सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी क्या होती है, प्रॉपर्टी क्या होती है ना। तो इसे हर एक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए उन्होंने ऐसे कुछ नियम बनाए, लॉ बनाए, जिससे हम लोग सारे एलिमेंट्स को एक साथ पढ़ सकें। तो जैसे कि स्टार्टिंग में डोबेराइनर का ट्रिक लॉ पढ़ा था हमने, फिर हमने क्या पढ़ा, न्यूलैंड का ऑक्टिव लॉ पढ़ा ना, डोबेराइनर का ट्रिक लॉ पढ़ा और फिर न्यूलैंड का ऑक्टिव लॉ पढ़ा। फिर ये दोनों लॉ भी जब क्या हो गए, इनमें कुछ ड्रॉबैक्स आ गई तो ये भी फेल हो गए, लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने हार नहीं मानी। फिर कौन आए हमारे, फिर आए हमारे क्या, मोस्ले नहीं, मेंडलीव है ना। तो मेंडलीव क्या है, मेंडलीव ने तो क्या है कि मेन बोलना चाहिए, उन्हें फाउंडेशन मानना चाहिए टेबल का, है ना। तो सबसे ज़्यादा जो बोलना चाहिए इफर्ट किसने लगाया, मेंडलीव ने लगाया, और उन्होंने पूरा का पूरा एक टेबल बनाई पूरी 118 एलिमेंट्स को पढ़ने के लिए। और उन्होंने अपनी टेबल का मेन फंडामेंटल क्या स्ट्रक्चर क्या रखा, एटॉमिक मास, है ना। एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पर उन्होंने एलिमेंट्स को जमा कर एक टेबल बनाया। और फिर लेकिन क्या होता है कि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, और उस टाइम क्या हुआ कि इसमें भी कुछ बहुत सी ऐसी कमियां आ गई, ड्रॉबैक्स आ गई, जिनकी वजह से इनकी भी जो बोलना चाहिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या हो गई, फेल हो गई, है ना। लेकिन बोलना चाहिए जो मेन आधार क्या है, सबसे ज़्यादा इफर्ट किसने किया, मेंडलीव ने ही किया, और बाद में थोड़ा सा मॉडिफाई किसने किया, फिर मोस्ले आया। तो मोस्ले ने फिर जो इनकी जो कमियों को देखते हुए, उसको दूर करते हुए अपनी एक टेबल बनाई, जिसे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं, और जो किस पे बेस है, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे बेस है ना। तो इतना हम लोगों ने पढ़ चुका। और फिर देखिए, हाँ, और फिर हमने क्या देखा था, थोड़ा बहुत देखा था कि क्या किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन फील हो सकते हैं। तो एक फार्मूला देखा था हमने 2n²। तो 2n² में जिसमें n क्या होता है, हमारे नंबर ऑफ सेल होती हैं, k सेल, l सेल, m सेल, है ना। तो इसमें हम वैल्यू पुट करके हम कितने, जैसे कि 2, 8, 18 जो निकालते हैं, इसी से निकालते हैं, इसी फॉर्मूले से निकालते हैं कि फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फील हो सकते हैं, या 2 इलेक्ट्रॉन फील हो सकते हैं। सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन फील हो सकते हैं। तो ये किससे निकालते हैं हम लोग, 2n² फॉर्मूले से निकालते हैं। इतना हो गया और आई थिंक आप लोगों को समझ में आया भी होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे आते हैं। तो आगे देखिए 5.3.2 में ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, है ना। अब तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुछ ट्रेंड्स हैं, जैसे कि वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होती है, तो आप लोग जानते हैं कि वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी कोई भी जो एलिमेंट्स हैं अपना ऑक्टिव फुल करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों को लॉस करता है या गेन करता है, उससे आप उसकी वैलेंसी कहेंगे। या किसी भी एलिमेंट्स के लास्ट वाली सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन के नंबर ही उसकी वैलेंसी कहलाती है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है, ये मैंने अपनी लैंग्वेज बताई। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एज यू नो द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट्स इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ इट्स एटम, है ना। तो वैलेंसी क्या कहलाती है, किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वह उसकी वैलेंसी कहलाती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए, जैसे एग्जाम्पल में हम क्या ले लें, हम लोग ले लें, चलिए सोडियम ले लेते हैं। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। आप इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे राइट करेंगे, देखिए फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, अब कितने बचे, ओनली 1 बचा, तो ये चला जाएगा थर्ड सेल में। तो इसकी आउटर मोस्ट सेल क्या कहलाएगी, थर्ड सेल ही इसकी क्या कहलाएगी, आउटर मोस्ट सेल, मतलब कि सबसे लास्ट की सेल क्या कहलाती है, आउटर मोस्ट सेल कहलाती है। तो इसमें कितनी सेल फील हो रही है, 3 सेल फील हो रही है, और 3 से थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो थर्ड सेल में इसकी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1। इसी प्रकार आप सारे बोलना चाहिए एलिमेंट्स की आप क्या निकाल सकते हैं, वैलेंसी निकाल सकते हैं। अब आते हैं हम एटॉमिक साइज़ में।
तो एटॉमिक साइज़ क्या होता है, देखिए एटॉमिक साइज़ में इससे पहले मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बता देती हूँ कि एटॉमिक साइज़ क्या होता है। आपने यही देखा, अभी सोडियम का एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। तो सोडियम के न्यूक्लियस से उसकी आउटर मोस्ट सेल के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, उसकी साइज़ कहलाएगी, है ना। उसका क्या कहलाएगा, साइज़ कहलाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पर दी हुई है, देखिए द टर्म एटॉमिक साइज रिफर्स टू द रेडियस ऑफ एन एटम, है ना। एटॉमिक साइज़ क्या कहलाता है, एटॉमिक साइज़ का और किससे रिफर मतलब किस में है, और हम बता सकते हैं किसी भी एटम की रेडियस से हम उसका साइज़ बता सकते हैं। द एटॉमिक साइज में बी विजुलाइज एज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम्स, है ना। तो वही चीज़ आ गई, क्या हो जाएगा, द एटॉमिक साइज में बी विजुलाइज्ड एज द डिस्टेंस। तो एटॉमिक साइज हम किसे कहते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द आइसोलेटेड एटम, है ना। तो किसी भी एटम के बीच का जो सेंटर होता है, वो सेंटर से उसकी जो सबसे लास्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल जिसे हम कहते हैं, उसके बीच की डिस्टेंस ही क्या कहलाएगी, उसके एटॉमिक साइज कहलाएगा, ठीक है। द एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन्स एटम इज 37 pm। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू दिया हुआ है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक साइज कितना होता है, 37 pm होता है। लेट अस स्टडी द वेरिएशंस ऑफ एटॉमिक साइज, द ग्रुप एंड अ पीरियड। अब आप देखेंगे कि किस प्रकार से ग्रुप और पीरियड में एटॉमिक साइज में वेरिएशंस यानी कि भिन्नताएं पाई जाती है। क्या दिया हुआ है, यू विल सी दैट द एटॉमिक रेडियस डिक्रीज इन मूविंग द लेफ्ट टू राइट अलोंग अ पीरियड्स। आप देखेंगे, जब आप मॉडर्न पीरियडिक टेबल आप निकाल लीजिए आपकी बुक में, आप उसमें देखना कि जो एटॉमिक रेडियस है, क्या बोला, डिक्रीज होता है। कब डिक्रीज होती है, मूविंग लेफ़्ट टू राइट। हम यदि पीरियडिक टेबल में कहाँ से कहाँ चलें, लेफ़्ट से राइट चलें, कहाँ से कहाँ चलें पीरियडिक टेबल में, यदि हम लेफ़्ट से राइट चलें तो एटॉमिक साइज़ क्या हो रहा है, बोल रहा है डिक्रीज़ हो रहा है। तो देखिए बताते हैं कैसे डिक्रीज़ होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और आपको ये समझ में आना चाहिए। तो आप इसे आड़ा कर लीजिए ऐसा। अब आप देख सकते हैं ये आपके पास क्या है, मॉडर्न पीरियडिक टेबल है। अब यह क्या बोल रहा है कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल में यदि आप लेफ़्ट टू राइट चलेंगे, तो आप लेफ़्ट टू राइट चलिए। लेफ़्ट टू राइट का मतलब देखिए ऐसा चलना है आपको, इधर से इधर चलना है, लेफ़्ट से राइट चलना है, ठीक। तो लेफ़्ट से राइट चलते तो देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं लेफ़्ट से राइट चलेंगे तो पहले फर्स्ट पीरियड में आपको हाइड्रोजन मिलेगा और क्या मिलेगा, हीलियम मिलेगा। फर्स्ट पीरियड में क्या है हमारा, हाइड्रोजन है और हीलियम है। सेकेंड पीरियड में क्या है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, है ना। देखिए सेकंड पीरियड में है ना, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, यानी कि हम लेफ़्ट टू राइट चल रहे हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर लेफ़्ट से राइट चलने में क्या हो रहा है, देखिए बोरान का एटॉमिक नंबर कितना है, 5, है ना। कार्बन का कितना है, 6। तो बोरान का 5 है, कार्बन का 6 है, फिर नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 है। मतलब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ओनली इंक्रीज हो रहे हैं, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है ना। जैसे आप बोरान का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो कितना जाएगा, 5 है तो 2 और 3 आ जाएगा कॉन्फ़िगरेशन। उसी प्रकार कार्बन का देखते हैं तो 2 और 4 हो जाएगा। नाइट्रोजन का देखते हैं तो 2 और 5 हो जा रहा है। तो देखिए आप लेफ़्ट से राइट में चल रहे हैं, तो ये जो आपके जो एलिमेंट्स आ रहे हैं इनमें देखिए आप से दोनों में मतलब तीनों में से 2 ही सेल यूज़ हो रही हैं, के सेल एंड एल सेल, है ना। तो देखिए आप बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आप चलते चलेंगे तो इसमें क्या ग्रुप क्या सेल बढ़ रही हैं, क्या नहीं बढ़ रही, ओनली क्या बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। देखिए इसमें लास्ट में 3 थे, इसमें 4, इसमें 5, मतलब क्या बढ़ रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं मतलब क्या बढ़ेंगे, प्रोटॉन भी बढ़ेंगे, है ना, क्योंकि किसी भी एलिमेंट्स में जितने नंबर में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने नंबर में प्रोटॉन होते हैं। तो देखिए इसमें क्या बढ़ रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता चला जा रहा है। आप लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो अब जब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे इट मीन्स प्रोटॉन भी बढ़ेंगे। और प्रोटॉन मतलब क्या, किसी भी आप न्यूक्लियस देखिए तो न्यूक्लियस किससे मिलकर बना होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। मतलब उसकी एनर्जी किससे मिलकर बनेगी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनेगी। मतलब जितने ज़्यादा प्रोटॉन होंगे उसके पास उतने ज़्यादा उसके पास एनर्जी होगी, है ना। तो अब आप देख सकते हैं कि जब आप लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है मतलब एक एक प्रोटॉन भी बढ़ रहा है। प्रोटॉन बढ़ रहा है मतलब उसकी एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है। और जब एनर्जी बढ़ेगी तो स्वाभाविक सी चीज़ है, यदि किसी चीज़ की एनर्जी बढ़ती है तो उसका अट्रैक्शन पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब वह सेल को क्या करेगा, और ज़्यादा अच्छे से पकड़ के रखेगा।
किसी भी न्यूक्लियस की एनर्जी बढ़ेगी तो वह न्यूक्लियस क्या करेगा, अपने आसपास जितनी भी सेल, जैसे यहाँ पे 2 सेल हो रही हैं दोनों में, मतलब तीनों में, तो सेल को और ज़्यादा अच्छे से कस के पकड़ के रखेगा। पकड़ रहा है मतलब कि उसका जो साइज़ कैसा हो रहा है, कॉन्स्ट्रक्ट मतलब सिकुड़ रहा है ना। मतलब लेफ्ट टू राइट चलने में क्या हो रहा है, न्यूक्लियस का साइज नहीं ना बढ़ के क्या बढ़ रहा है, न्यूक्लियस का पावर बढ़ रहा है, प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, उसकी एनर्जी बढ़ रही है। एनर्जी बढ़ने की वजह से क्या कर रहा है, उसका बोलना चाहिए अट्रैक्शन पावर सेल्स से ज़्यादा बढ़ गया। सेल में बोलना चाहिए अट्रैक्शन पावर ज़्यादा बढ़ गया, मतलब वो सेल के साइज़ को क्या करेगा, सिकुड़ने की कोशिश करेगा, है ना। इट मीन्स उसका साइज़ कैसा होगा, कम होगा। मतलब ये आपको मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप यदि पीरियडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो क्या होता है, इसमें किसी भी एटम का साइज़ कैसा होता है, डिक्रीज होता है, कम होता है। तो रीज़न आपको पता चल गया क्यों कम होता है, क्योंकि इसका रीज़न ये है, कम इसलिए होता है क्योंकि लेफ्ट टू राइट चलने पर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, ना कि सेल। इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं मतलब प्रोटॉन भी उतनी क्वांटिटी में बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन बढ़ रहे हैं मतलब उस न्यूक्लियस की एनर्जी बढ़ रही है, और न्यूक्लियस की एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी वह सेल को बोलना चाहिए उसका जो साइज़ है उसको और ज़्यादा अच्छे से पकड़ के रखेगा और उसको सिकुड़ने की कोशिश करेगा, बस उसके साइज़ को छोटा करने की कोशिश करता है वो। इसीलिए पीरियडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलने पर क्या होता है, एटॉमिक साइज़ कैसा होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और एक कॉन्सेप्ट में बताती हूँ अब ग्रुप की बात। अभी हमने पढ़ा क्या, पीरियड में चल रहे हैं लेफ्ट टू राइट, ये पीरियड है हमारी सारी, है ना। तो ये फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, तो हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं। अब हम किसकी बात कर लें, ग्रुप की बात कर लें। तो देखिए ग्रुप में कैसे चलते हैं, ग्रुप में चलते हैं हम टॉप टू बॉटम चलते हैं, मतलब कि ऊपर से नीचे चलेंगे हम। ये चला, ये चले, फिर ये चले, फर्स्ट ग्रुप में ये चले, सेकंड ग्रुप में ये चले। अब आप ग्रुप में देखिए, तो ग्रुप में देखिए आप हाइड्रोजन को ले लीजिए। हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, ओनली 1। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 2 1। नाइट्रोजन का 11 है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 2 8 1। पोटेशियम का 19 है तो कितना हो जाएगा इसका, 2 8 फिर 8, तो कितना होगा ये, और ये 1, है ना। तो अब आप देखिए, आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम चल रहे हैं तो देखिए क्या इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो बढ़ ही रहे हैं, साथ में सेल भी बढ़ रही है। देखिए इसमें ओनली फर्स्ट सेल में गया था, ये के सेल में, फिर ये एल और ये एम, तो हाइड्रोजन में ओनली के सेल। फिर आप लिथियम में चलते हैं तो एल सेल भी फिल हो रही है। आप नाइट्रोजन में चलते हैं तो एम सेल भी फिल हो रही है। आप पोटेशियम में चलते हैं तो एन सेल भी फिल हो रही है। मतलब इसमें सेल बढ़ रही हैं, मतलब सेल बढ़ रही है मतलब उसका साइज़ बढ़ रहा है। देखिए जैसे कि हमने बनाया ये सोडियम, ये हाइड्रोजन, मतलब ये न्यूक्लियस है इसका, हाइड्रोजन का, तो इसमें ओनली 1 सेल है तो इसका ये बन गया साइज़ हाइड्रोजन का। अब हम चलते हैं लिथियम में, तो लिथियम में देखिए दूसरी सेल भी फिल हो रही, तो यहाँ पर ये बन गया लिथियम के 2 सेल बन गई। फिर हम चलते सोडियम के पास, तो सोडियम का बन गई, ये तीसरी सेल भी आ गई सोडियम में। और यदि हम पोटेशियम में जाते हैं तो ये 4th सेल भी आ गई। तो देखिए इसका साइज़ कितना बड़ा हो रहा है, बहुत बड़ा हो रहा है। तो देखिए ग्रुप में टॉप टू बटन चलने पर क्या हो रहा है, उसका साइज़ बढ़ा है। देखिए कितना बड़ा साइज़ हो गया, है ना। तो यही चीज़ है। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि ग्रुप में टॉप टू बटन चलने पर साइज़ क्यों बढ़ता है। तो क्यों बढ़ता है, क्योंकि ग्रुप में हम जब टॉप टू बटन चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज बढ़ने के साथ साथ और क्या बढ़ती है, इसमें सेल भी बढ़ती है, सेल बढ़ती है, इसलिए इसका इसमें साइज़ कैसा होता है, इंक्रीज होते जाता है एलिमेंट्स का ना। तो यही आपका रीज़न है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। कहाँ आए थे अपन, यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना। यू विल सी, तो यू विल सी दैट द एटॉमिक रेडियस डिक्रीज इन मूविंग लेफ्ट टू राइट। तो हमने वही चीज़ पढ़ा कि पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पीरियड्स में जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। और न्यूक्लियर चार्ज जैसे इंक्रीज होगा तो वो क्या करता है, टेंड्स टू पुल द इलेक्ट्रॉन्स क्लोजर टू द न्यूक्लियस एंड रेडियस द साइज ऑफ द एटम्स, है ना। मतलब वह क्या करता है कि उसकी जो रेडियस है उसको और कम करने की कोशिश करता है, उसमें अट्रैक्शन पावर बढ़ जाता है तो उसकी रेडियस को और कम करने की उसके पास लाने की कोशिश करता है उस सेल को, जिसकी वजह से उसका साइज़ क्या होता है, छोटा होते जाता है। अब हम देखते हैं यू विल सी द एटॉमिक साइज इंक्रीज डाउन द ग्रुप। अब ग्रुप में चलो तो आप डाउन चलो, मतलब कि टॉप टू बॉटम चलो, ऊपर से नीचे चलो, तो क्या होता है ग्रुप में ऊपर से नीचे चलने पर, कहाँ गया यार, हाँ ये है डाउन द ग्रुप। दिस इज इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस so that the atomic size increase, the split
स्पाइट ऑफ द इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज, है ना। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि आपने देखा कि ग्रुप में टॉप टू बटन चलते हैं तो क्या होता है, जो अपना जो एटम रहता है, एटम में क्या होता है, एटम की आउटर मोस्ट सेल क्या होती है, इंक्रीज होती है, और आउटर मोस्ट सेल इंक्रीज हो रही है मतलब उसकी रेडियस इंक्रीज हो रही है, रेडियस इंक्रीज हो रही है मतलब उसका साइज़ भी कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ग्रुप में टॉप टू बटन चलने पर क्या होता है, साइज़ कैसा होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या चेंजेस आते हैं यहाँ पर, पीरियड्स में चलते हैं तब और ग्रुप में चलते हैं तब। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया। अब देखिए मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़, मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़। देखिए एज वी कैन सी दैट मेटल लाइक सोडियम मैग्नीशियम आर टूवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियडिक। मैंने आपको जब पीरियडिक टेबल पढ़ाया था तब भी मैंने बताया था आपको कि जो मेटल्स होती हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं, लेफ्ट हैंड साइड में पाई जाती हैं, और जो नॉन मेटल है वो राइट हैंड साइड में पाई जाती हैं। तो वही चीज़ फिर से आ गई यहाँ पर। तो क्या बोल रहा है, जैसे लाइक सोडियम मैग्नीशियम, तो ये सारी मेटल्स किस ओर पाई जाती हैं पीरियडिक टेबल में, लेफ्ट हैंड साइड में पाई जाती हैं। विथ द नॉन मेटल लाइक सल्फर, और नॉन मेटल जैसे कि सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, आर फाउंड द राइट हैंड साइड, और नॉन मेटल कहाँ पाई जाती है पीरियडिक टेबल में, राइट हैंड साइड में पाई जाती हैं। इन द मिडिल वी हैव सिलिकॉन विच is classified as a semi metals or metalloids because it is exhibits some properties of both metals and non metals। तो आप किसकी बात करें, सिलिकॉन की, है ना। ये तो आप किसकी बात करें, जो बीच में जो आपकी बीच में जो पाई जाती है एलिमेंट्स वो कौन सी पाई जाती है, सिलिकॉन हो गया, है ना। और ऐसी सिलिकॉन को ऐसे जर्मेनियम हो गया, ऐसी बहुत सी एलिमेंट्स जो बीच में पाई जाती हैं। तो जो बीच में पाई जाती हैं वो कुछ प्रॉपर्टी मेटल की भी शो करती हैं और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की भी शो करती हैं, इसलिए उन्हें हम मेटलॉइड्स बोलते हैं। जो आपको पिंक कलर से वहाँ पर आपको डिनोट मिलेंगी तो वो है मेटलॉइड्स, जो दोनों टाइप की प्रॉपर्टी क्या करती हैं, शो करती हैं। तो ये हो गया मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स के बारे में कि कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। इन द मॉडर्न पीरियडिक टेबल जिगजैग लाइन सेपरेटेड मेटल फ्रॉम नॉन मेटल, है ना। तो इस प्रकार से जो जिगजैग लाइन है जो पिंक कलर की, वह मेटल और नॉन मेटल को अलग करती है। मतलब बीच में जो आपको जो मेटलॉइड्स की जो लाइन मिलेगी वो क्या करती है, जिगजैग लाइन जैसे आपको दिखती है, तो वो मेटल और नॉन मेटल को अलग करती हैं। अब द बॉर्ड लाइन एलिमेंट्स बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम्स एंड पोलोनियम्स आर इंटरमीडिएट इन द प्रॉपर्टीज़ एंड आर कॉल्ड मेटलॉइड्स आर सेमी मेटल्स। तो जो जिगजैग लाइन में जो आपको जो मिलती हैं एलिमेंट, जैसे कि बोरान हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, है ना, टेल्यूरियम हो गया, पोलोनियम हो गया, तो ये सारी मेटलॉइड्स कहलाती हैं और ये सेमी मेटल्स भी कहलाती हैं, जो कहाँ जिगजैग लाइन में पाई जाती हैं। एज यू सीन चैप्टर नंबर 3 मेटल्स टेंड टू लॉस इलेक्ट्रॉन्स। आपने चैप्टर नंबर 3 में देखा होगा कि मेटल्स उन्हें कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करती हैं, और फॉर्मिंग बॉन्ड्स दैट इज़ दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो मेटल्स को कैसी होती हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, जो इलेक्ट्रॉनों को लॉस करती हैं ना, तो वो मेटल्स कहलाती हैं और बॉन्ड बनाती हैं वो। इसी प्रकार आप देखेंगे कि एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्टिंग on the valency shell electrons increase across the periods, the tendency to lose electron will decrease. Down the group, the effective nuclear charge experienced by valency electron is decreased because the outermost electrons are further away from the nucleus. Therefore, these can be lost easily. Hence, metallic character decrease across the periods and increasing down the group. अब यहाँ पर आप देखिए मेटल्स क्या कौन सी होती है, मेटल्स जो इलेक्ट्रॉनों को क्या करें, लॉस करें, वो क्या कहलाती हैं, मेटल्स कहलाती हैं। तो अब आप देख सकते हैं हमने क्या पढ़ा, पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो क्या अब इंक्रीज़ होता है, एटॉमिक साइज तो इंक्रीज़ नहीं होता, क्या इंक्रीज़ होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा तो वहाँ से किसी भी इलेक्ट्रॉन को लॉस करने में बहुत प्रॉब्लम जाएगी, है ना। इट मीन्स हम देखेंगे कि लेफ्ट टू राइट चलने पर जो मेटेलिक प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की प्रॉपर्टी बहुत कम डिक्रीज होते जाती है, क्योंकि वहाँ पर एनर्जी बढ़ जाती है न्यूक्लियस की, तो वहाँ से हम कोई भी इलेक्ट्रॉन को वहाँ से इजीली लॉस नहीं कर सकते हैं। तो मेटेलिक प्रॉपर्टी लेफ्ट टू राइट चलने पर क्या होगी, कम होगी। लेकिन हम किसकी बात करें, ग्रुप की बात करें, तो ग्रुप में हम टॉप टू बॉटम चलते हैं तो सेल बढ़ती है, ना कि सेल के साथ साथ बोलना चाहिए न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में सेल बढ़ती हैं। सेल बढ़ रही मतलब कि न्यूक्लियर चार्ज सेल का अट्रैक्शन फोर्स क्या हो रहा है, न्यूक्लियस से कम हो रहा है, मतलब हम वहाँ से किसी भी इलेक्ट्रॉन को ईजिली लॉस कर सकते हैं।
इजीली लॉस कर सकते हैं, इट मीन्स वहाँ पर मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है ना, क्योंकि लॉस करने की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, मेटल कहलाती है, मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करती हैं। तो ग्रुप में जो टॉप टू बॉटम चलते हैं तो वहाँ से हम इजीली इलेक्ट्रॉनों को लॉस कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर साइज बढ़ता है इलेक्ट्रॉन का, बोलना चाहिए हाँ, एलिमेंट्स का साइज बढ़ता है, एटम का साइज बढ़ता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर और आउटर मोस्ट सेल के बीच अट्रैक्शन कम हो जाता है, तो वहाँ से हम इजीली एक इलेक्ट्रॉन को वहाँ से लॉस कर सकते हैं। इस प्रकार से ग्रुप में टॉप टू बॉटम चलने पर मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ था। अब एज द ट्रेंड इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सो नॉन मेटल्स आर फाउंड ऑन द राइट हैंड साइड, इसी प्रकार जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करती हैं, जो आपको राइट हैंड साइड में मिलेंगे नॉन मेटल्स। अब these trends also help us predict the nature of oxides formed by the elements, because it is known as you that the oxides of metals are basic and the non metals are acidic in general। तो इसी प्रकार जो मेटल्स होती हैं उनका नेचर बेसिक होता है, नॉन मेटल का नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका चैप्टर होता है एंड। थोड़ा छोटा चैप्टर था ये, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा चैप्टर था, तो इसे आप ध्यान से पढ़िएगा। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।